हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं आज इस सेशन में आप लोगों के लिए 9 जो माइनर एक्ट शामिल किया गया है यूपी पीसीएसजे के सिलेबस में, उसी 9 माइनर एक्ट में से आज मैं लेके आने वाला हूं आपके पास पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसको प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 के नाम से हम लोग जानते हैं। आज इसी एक्ट को हम आपके सामने कराने वाले हैं। इस पूरे एक्ट को हम बेयर एक्ट से एनालिसिस करेंगे कि किस किस पॉइंट से आपका पीसीएस यूपी पीसीएस है जो प्री के एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में लेक्चर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, मैंने पीछे जो पास्ट में मैंने द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 मैंने कवर करा दिया अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। फिर जो सेकंड एक्ट मैंने कराया है जो माइनर एक्ट है, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट भी मैंने करा दिया, जो 2007 का एक्ट है, इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और जो थर्ड एक्ट मैंने कंप्लीट कराया है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये 3 एक्ट मैंने ऑलरेडी ही डन करा चुका हूं इसी चैनल पे। आप चाहें तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जो फोर्थ आज मैं आपके सामने कराने जा रहा हूं, जिसको प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, जिसको पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से जाना जाता है, ये फोर्थ एक्ट आज मैं आपको सामने लेने लिए जा रहा हूं। दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है मैं आपका एक मिनट का भी समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पता है कि 12 फरवरी 2023 को आपका यूपी पीसीएसजे का प्री का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो इस एक्ट का नाम है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं प्रिलिमिनरी का, तो उसमें हमको यही देखने को मिलता है, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, यही हमको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये तो हमारे चैप्टर का नाम हो गया, मीन्स कि यही चैप्टर हमको पढ़ना है, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये हमें लर्न कर लेना। अगर इसको शॉर्टकट में देखना है तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए ये जो एक्ट नंबर है, ये एक्ट नंबर 57 है 94 का, मीन्स कि 1994 में जो एक्ट बन रहा था, तो जो एक्ट बन रहा था तो 57 नंबर का ये एक्ट है 1994 का। जब 1994 में कोई 1 नंबर का एक्ट बना होगा, 2 नंबर का एक्ट बना होगा, 3 नंबर का एक्ट बना होगा, उसी तरह ये 57 नंबर का मीन्स कि 57 नंबर का एक्ट बना था। कब? 1994 में ये एक्ट बनाया गया था। अब इसमें मैं आपको एक खास बात बता दे रहा हूँ, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 100% वो आएगा। आप लिख के रख लीजिएगा, आप हमसे एग्जामिनेशन के बाद बताइएगा कि हाँ ये मेरा एग्जामिनेशन में आया था। इसमें पूछेगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जो कि 8 चैप्टर्स का मैं वर्ड व्यू अपने हैंड रिटन में लेकर के आया हूं, जो कि आप जानते हैं मैं अधिकांश हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करता हूं। तो इसमें जो 8 चैप्टर है उसके वर्ड व्यू को मैं लेके आया हूं कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आते हैं। तो और बात करते हैं सेक्शन की, तो इसमें टोटल 34 सेक्शन है, इसमें 8 चैप्टर है, 34 सेक्शन है। अब बात करते हैं इनेक्टमेंट डेट की। जब प्रेसिडेंट की जब असेंट मिल जाती है तो हम लोग उसको इनेक्टमेंट डेट कहते हैं। ये कब है? ये 20 सितंबर 1994 को हमारा इनेक्टमेंट डेट हुआ। और इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 1996 को। ये तो हमारा रहा नॉर्मल पार्ट। ये जीएस के तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हाँ इन्फोर्समेंट डेट क्या था, इनेक्टमेंट डेट क्या था, टोटल सेक्शन कितने थे और टोटल चैप्टर इसमें कितने हैं। अब हम बात करते हैं इसके बोर्ड व्यू पे कि ये जो चैप्टर जो ये लिया गया है, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन एंड सेक्सुअल सिलेक्शन एक्ट जो बना है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। अब इसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इसके पहले हम वर्ड व्यू को देखते हैं। वर्ड व्यू का मतलब होता है इसके प्रारूप को देखते हैं, इसमें जो भी इंडेक्स होता है उसी इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू को हम वर्ड व्यू के नाम से जानते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमको प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिलता है, मीन्स की प्रिलिमिनरी के बारे में बात किया जाता है। इसमें सेक्शन नंबर 1 आता है, सेक्शन नंबर 2 आता है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। अभी और आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या आपको इंपॉर्टेंस नहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों ये जो कानून बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय कानून है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने को मिल जाती थी समाज में कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। मीन्स कि लोग लिंग का परीक्षण करा लेते थे, और लिंग का परीक्षण कराने के बाद क्या करते थे, अगर बेटी होती थी तो उसको गर्भ में ही मार देते थे। अभी मैं इसके बारे में आपको फुल बताता हूँ। देखिए पहले तो आप देख लीजिए चैप्टर 2 में क्या बताया रहा है, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिकल काउंसिल।
सेंटर्स, जेनेटिकल लैबोरेटरीज एंड जेनेटिकल क्लिनिक, इन 3 शब्द को आप ध्यान में रखिएगा। जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर, यहाँ पे जो जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर है, और जेनेटिक लैबोरेटरीज है, और जेनेटिक क्लिनिक्स है, ये तीनों चीज़ों के बारे में बार बार इस एक्ट में बात हुआ है कि ये 3 चीज़ क्या है, इन्हीं तीनों चीज़ों पे ये एक्ट डिपेंड है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में हमको बताया जा रहा है रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या ये टेक्निक किस तरह से इस्तेमाल में किया जाता है, इसमें कौन कौन सा कंसेंट लेना आवश्यक होता है, क्या जो प्रेग्नेंट महिला होती है क्या उसका भी इसमें कंसेंट लेना आवश्यक होता है कि नहीं होता है, अगर कंसेंट लेना आवश्यक होता है तो क्या वो हैंड रिटेन में उसका सिग्नेचर किया हुआ कंसेंट लेना जरूरी होता है कि सिर्फ वो ओरली कंसेंट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है, ये चैप्टर नंबर 4 में बताया जा रहा है। चैप्टर नंबर 5 और 6 हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन फिर भी हमें इसे देखना है, हमें पढ़ना है, इसके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके सभी सेक्शंस को हमें जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 1, 2, 3, 4 और 7 और 8 ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर 5 में क्या किया रहा है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमेटी की बात करता है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होता है, जैसे कि हम लोग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, इस एक्ट को पढ़ेंगे, चाहे कोई भी माइनर एक्ट पढ़ेंगे, तो हमें वहाँ पे एक शब्द देखने को मिल रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, अब ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो दोस्तों ये आईपीसी का ये सेक्शन है। आईपीसी में सेक्शन नंबर 55A में हमको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में डेफिनेशन मिलता है कि हाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकता है, उपयुक्त सरकार कौन हो सकता है। तो वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो बात बार बार जब मैं इस एक्ट में मैं आपको कई बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा तो आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा आईपीसी के सेक्शन नंबर 55A से, वहीं पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में हमको समझाया गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जैसे कि कोई भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हो गया, कोई भी पैथोलॉजी हो गया, मीन्स कि पैथोलॉजी में ही अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पे किस प्रकार से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका काउंसलिंग किस तरह से किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में चैप्टर नंबर 6 में हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। जब हम चैप्टर नंबर 7 देखते हैं तो यहाँ पे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात की जाती है। ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी अस्पतालों में जाते हैं तो हमको ये चीज़ देखने को मिल जाता है कि अगर आप लिंग परीक्षण करवाते हैं या किसी का लिंग जांच करवाते हैं तो आपके लिए उसके लिए दंड दिया जाएगा। वो आर्थिक दंड भी हो सकता है, मीन्स की फाइन भी हो सकता है, और पनिशमेंट दोनों एक साथ दिया जा सकता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 डिपेंड कर रहा है वो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात करता है, और जो चैप्टर नंबर 8 हमारा बात करता है वो मिसलिनियस चीज़ों के बारे में बात करता है। तो दोस्तों आपको देख करके ये एक बर्ड व्यू पता चल गया कि हाँ चैप्टर नंबर 1 में क्या हो रहा है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, 4th में क्या है, 5th 6 हमारे लिए उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो एडवाइजरी कमेटी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं कि हम इस प्रकार का हम कार्य करेंगे, कब करेंगे, गुड फेथ में करेंगे, सामान्य तरीके में, अगर वो गुड फेथ में अगर वो कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए, हम लॉ के स्टूडेंट, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको इसको बता देना चाहता हूं। अब देखिए ये तो था इसका वर्ड व्यू, मैंने जो वर्ड व्यू था वो मैंने वर्ड व्यू आपके सामने शेयर किया। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये आया है, इसमें लिखा है जन्म पूर्व लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है जन्म के पूर्व किसी का भी जन्म से पहले क्या किया जाता है, लिंग का परीक्षण कर लिया जाता है, उसको कानूनी अपराध के रूप में माना जाता है। अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक चिकित्सा, ध्यान दें ये किसके लिए दिया जा रहा है, ये हमारे और आपके लिए तो है ही है, साथ साथ ये अस्पताल केंद्र जो अस्पताल का जो संचालन कर रहे हैं और जो अल्ट्रासाउंड केंद्र चला रहे हैं उन पे ये ज़्यादा नकेल कसने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा, जैसे जांच कराने के लिए कोई दूसरे चीज़ के लिए गए और जांच उसका उन्होंने कर दिया और उसके बदले में वो क्या करते थे, पैसा कमाते थे। और ये इसी को रोकने के लिए, इसी को बंद करने के लिए, क्या हमारे देश में पहले इस प्रकार का नहीं होता था, 1996 और 1994 के पहले ऐसा नहीं होता था जी, बिल्कुल होता था, लेकिन वो जो होता था उस टेक्निक के बारे में हम आज यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब से कानून हमारा आ गया, हम लॉ को यहाँ पे पढ़ने बैठे हैं, हम लॉ को यहाँ पे एनालिसिस करने बैठे हैं, जो पार्लियामेंट ने जो हमें लॉ बना कर दिया उसी लॉ पे हम बात करेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा है पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम 1994 के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर शो कर रहा है, तो मैं आपको एक्ट में ही पढ़ के बताऊंगा कि हाँ इसमें क्या क्या बातें की जाती है। अब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन के विक्रेता ध्यान दें, मीन्स कि जो अल्ट्रासाउंड के मशीन विक्रेता होते हैं, जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो अल्ट्रासाउंड का मशीन बेच रहा है, उसके लिए भी यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइन दी गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या होता है, इसमें कितने बार संशोधन हुए हैं और उस संशोधन में क्या क्या बताया गया है, और बेयर एक्ट जो बेयर हमारा प्रोविजन कर रहा है, जो हमारे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे बेयर एक्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया है, अधिनियम क्रमांक संख्या कितना है इसका, 57 ऑफ 1994 का है। अब इसको देखिए, अब रिवीजन हो रहा है। अब इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था, ये 20 सितंबर 1994 को इसका इनेक्टमेंट कर दिया गया था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 20 सितंबर 1994 को इसका इनेक्टमेंट कर दिया गया था। और दूसरी बात से पीसीपीएनडीटी एक्ट 2 बार अमेंड किया गया है। एक तो व्यापक पैमाने पर 2001 में अमेंड किया गया था, और एक 2003 में इसको अमेंडमेंट किया गया था। और अमेंडमेंट कर करके इसमें समय के हिसाब से, जैसी समय की मांग थी, उस समय की मांग के अनुसार इसमें चेंजेस किए जा रहे थे। वही सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। 2001 का जो अमेंडमेंट था और जो 2003 का अमेंडमेंट था। अब देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने इसके बारे में बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या होता है, किसके ऊपर लागू होता है, क्या मशीन अल्ट्रासाउंड विक्रेता मशीन पे भी लागू होता है, डॉक्टरों पे लागू होता है, फिर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो लेबोरेटरीज में रहते हैं, क्या उनके ऊपर भी ये लागू होता है, क्या हस्बैंड के ऊपर भी, किसी के हस्बैंड के ऊपर भी लागू होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अब यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ये जो एक्ट है, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक सिस्टम टेक्निक, ये है प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। ये किस लिए बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया है जो सेक्स का सिलेक्शन किया जाता था उसको रोकने के लिए बनाया गया है। प्रोहिबिशन, उसको मना किया जा रहा है कि आप सेक्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे। आपको पता है कि इंडिया का सेक्स रेशियो बिगड़ गया है, जहां 1000 लड़के हैं वहां 900 लड़कियां हो रही हैं। तो क्या ये सेक्स रेशियो बदल गया है? इसीलिए तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य सरकार का क्या है कि सेक्स रेशियो को मेंटेन रखें। मेंटेन रखने का मतलब ये है कि जितने लड़की हैं उतने ही लड़के होने चाहिए। 1% कमी हो सकती है, आधा % कमी हो सकती है, अब क्या 100% कमी हो जाए? तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट को लाया गया। अब इस एक्ट में जो इस एक्ट का उद्देश्य है, उस एक्ट के उद्देश्य को मैं बता रहा हूँ। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। यहाँ पे प्रोहिबिशन करता है, मना करता है, किस चीज़ के लिए? सेक्स का सिलेक्शन आप नहीं करें। अगर सेक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो किस किस सेक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं देख लेते हैं। अच्छा, मेल है, लड़का है, तब तो हम इसको रखेंगे। अगर लड़की है तो डॉक्टर को पैसा दे दिए, डॉक्टर क्या कर दिया? अबॉर्ट कर दिया, मीन्स अबॉर्शन कर दिया। तो इस प्रकार का कंडीशन ना हो, इसी के लिए ये एक्ट बनाया गया। पार्लियामेंट के लिए आप सभी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने इतना अच्छा कानून आपको बना करके दिया है जिसका कि हम लोग पालन करें तो हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतर होगा। देखिए, बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन, मीन्स कि बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो बताया जा रहा है, जो एक्ट बना है, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप प्रोहिबिशन करते हैं, सेक्स सिलेक्शन करते हैं, कब? बिफोर, पहले ही सेक्स का सिलेक्शन करा लेते हैं। महिला प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होने के बाद उसका जाकर सेक्स सिलेक्शन करवा लिए कि हाँ, महिला का नहीं, जो बच्चा पेट में है, जो ओवम में बच्चा है, उसका सेक्स सिलेक्शन आप करवा लिए कि हाँ ये लड़का है कि लड़की है, लाल है कि लाली है। अब अगर लड़का होता है तो बल्ले बल्ले होता है, लोग थालियां बजाते हैं, सोहर गाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लड़की होती है तो लोग डॉक्टर को पैसा दे करके उस लड़की को समाप्त कर देते थे। तो इन चीज़ों को रोक लगाने के लिए, इन चीज़ों को मना करने के लिए ये कानून लाया गया है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेशन, यहाँ पे रेगुलेशन किया जा रहा था अब प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक। अब उसके बाद से जब से ये कानून आ गया, नहीं तो पहले ये धड़ल्ले से काम चल रहा था। जा रहे हैं लिंग परीक्षण कराने, तो किसका कराने जा रहे हैं? तो पत्नी का लिंग परीक्षण कराने जा रहे हैं। पत्नी का नहीं होगा लिंग परीक्षण, इसमें बच्चों का लिंग परीक्षण होगा। जो बच्चा पेट में है उस बच्चे का लिंग परीक्षण कराने हम जा रहे हैं, और उसमें देखेंगे अगर लड़का होगा तो बल्ले बल्ले है, अगर लड़की होगी तो उसको वहीं पर उसको अबॉर्ट करा दिया जाएगा पैसा दे करके डॉक्टरों को। तो ये टेक्निक को रोकने के लिए आप जांच किस चीज़ का करा सकते हैं? यहाँ पे गुड फेथ में जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, मैं बार बार गुड फेथ का नाम ले रहा हूँ, जो कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 52 में डिफाइन किया गया है कि गुड फेथ क्या होता है। मीन्स कि अच्छे आशय के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए एक्ट बनाया गया। आप किस चीज़ का टेक्निक, आप किस चीज़ का जांच करा सकते हैं? अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, जैसे बच्चे जैसे हो जाते हैं सब, कि किसी का सर बड़ा हो जाता है, किसी की नाक बड़ा हो जाता है, किसी का दिमाग जो होता है कभी कभी गड़बड़ रहता है, कोई पागल बच्चा पैदा होता है, तो आप उस चीज़ की जांच करा सकते हैं। जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो गुणसूत्र से जो आपके
आपके बच्चे के अंदर आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक मनुष्य और एक मीन्स की जो मेल और फीमेल होता है, एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की हम बात करते हैं। तो इसमें मेल में भी 46 होते हैं और फीमेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। यही गुणसूत्र होते हैं सब, जो माँ के तरफ से भी मिलता है और पिता के तरफ से भी मिलता है। जब माँ के तरफ से और पिता के तरफ से मिलता है, यही चल करके आगे हमको पता चलता है कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा बेटा माँ की तरफ से इसका नाक गया, अच्छा नहीं तो इसके दादा के तरफ से इसका आँख गया है, इसका कान जो है इसके चाचा की तरफ चला गया। तो ये जो गुणसूत्र है, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, ये यही रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का पिता जो है वो कहना नहीं चाहिए, जैसे विकलांग है, जैसे कि वो विकलांग है और माता को सुनाई नहीं देता, इस प्रकार के अगर बच्चे हैं तो उस कंडीशन में हम जांच करा करके देख सकते हैं क्या बच्चे में भी कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। जैसे कि माँ उसकी गूंगी है, तो क्या उसके माँ का जो क्रोमोजोम्स है, जो गुणसूत्र है, क्या उस बच्चे के अंदर तो नहीं ना आ जा रहा है, या पिता का जो गुणसूत्र है वो क्या बच्चे के अंदर तो नहीं ना आ जा रहा है कि बच्चा भी लंगड़ा हो जाए, चाहे बेटा जो पैदा होने वाला है, जो बेटी पैदा होने वाली है, क्या वो गूंगा या बहरा इस तरह से डीप डंप तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ के लिए आप परीक्षण करवा सकते हैं, लेकिन आप लिंग का परीक्षण नहीं करवा सकते हैं। ये बात यहाँ पे दिया गया है। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसका जितना इंटरप्रिटेशन करेंगे वो इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप इंटरप्रिटेशन करना छोड़ देंगे तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की बात करिए, सर्टेन कॉग्नेटल मेलाफॉर्मेशन, जन्मजात कोई बच्चों के में विकृति उत्पन्न हो जाती है, तो उस जन्मजात विकृति को यहाँ पर ठीक कराने के लिए तो उसका जांच कराया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार वो बात बता रहा हूँ कि आप सेक्स सिलेक्शन नहीं करा सकते हैं। सारी चीज़ें करा सकते हैं, लेकिन सेक्स का सिलेक्शन आप नहीं करा सकते हैं यहाँ पे। और सेक्स लिंग डिसऑर्डर, जैसे कि लोग सेक्स लिंग का भी डिसऑर्डर हो जाता है कभी कभी। डिसऑर्डर का मतलब कि बच्चे कभी नामर्द पैदा हो जा रहे हैं, कभी बच्चे का क्या होता है कि लिंग ही नहीं रहता है, वो गे पैदा हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए आप जांच करा सकते हैं, मगर आप उसका लिंग परीक्षण नहीं करा सकते हैं। ये बात मैं बार बार आपको कहूँगा और ये बात आपको बताई जा रही है, इस एक्ट के प्रियम्बल के माध्यम से ये बातें बताई जा रही हैं। तो इससे आपको समझ में आ जा रहा है कि हाँ क्या क्या करना है। दूसरा काम क्या किया जाता था, जैसे ही पता चलता था घर में दादी को और नानी को कि अच्छा घर में बिटिया पैदा होने वाली है, तो क्या करती थी वो, पहले ही जैसे पैदा होती थी बच्ची का गला ही दबा देती थी। अच्छा ना रहेगी बच्ची, ना हमारा नाम खराब होगा, क्योंकि बच्ची से लोगों को डर लगता था कि हाँ ये बड़ी होगी, ये समाज में जाएगी, इसके पीछे लोग पड़ेंगे, ये नाम खराब कर देगी। अगर लड़का किसी के साथ रात में घूम रहा है किसी लड़की के साथ, तो वो खराब नहीं, लड़का खराब नहीं, अगर लड़की घूम रही तो लड़की खराब हो गई नहीं। इस प्रकार की मानसिकता को हमारे समाज से हटाना है, यही ये एक्ट बताना चाहता है। इस एक्ट का उद्देश्य भी यही है कि जितना इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे लड़के को है, उतना ही इक्वालिटी लड़की को भी है। यहाँ पे दोनों को बराबर इक्वालिटी पे रखा जाता है, इक्विलिब्रियम पे रखा जा रहा है। ये नहीं कि लड़का उच्च है और लड़की नीचे है। ये हमारा पुरुष प्रधान देश था, जिसमें लड़कों को उच्च माना जाता था। लड़कों को कहा जाता था कि अगर लड़का पैदा नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा। यही मेन इशू तो यही है कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारे मरने के बाद राम राम जपना और कौन करेगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लड़की करेगी, लड़की से तो हम तरेंगे ही नहीं। जो हिंदू मैरिज एक्ट में बात बताई गई है, लड़की रहेगी तो हमको हमारा तर्पण नहीं होगा, अगर बेटा रहेगा तो वही हमारा तर्पण करेगा। तो इस प्रकार की सोच को हमारे समाज से हटाना है, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है। अब यहाँ पे क्या होता था, फीमेल फीटिसाइड हो जाता था, मीन्स कि गर्भ में ही उसको मरवा दिया जाता था। अगर ये परीक्षण करा लिया जाता था, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन जो 1994 का एक्ट है, इससे क्या किया जाता था, उस महिला को जो गर्भ में पल रही है बच्ची, अभी वो एक दिन भी धरती पे नहीं गुजारी, उसने देखा भी नहीं धरती कैसा है, उसको क्या किया जाता था, भ्रूण हत्या करा दिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लेना पड़ा कि ये इसके लिए एक कानून बनाना पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता था, डॉक्टरों का रहता था। डॉक्टरों के साथ साथ ननद का रहता था, भौजाइयों का रहता था। ननद कहती थी अरे भाभी जाइए जांच करा लीजिए लिंग का, बच्चे के लिंग का, क्या पता वो लड़की हो। तो भौजाई क्या करती थी, उठती थी और चली जाती थी अपने हस्बैंड को लेकर कि चलिए जी जांच करा लिया जाए लिंग का। अब वहाँ पे जांच करा तो पता चलता था कि बेटी थी, तो वहीं पे वो क्या करते थे, भ्रूण हत्या यहीं से स्टार्ट हो जाता था। तो इसके लिए कौन कौन यहाँ पे पनिशेबल होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में इस एक्ट में बताया गया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। दोस्तों इतना जो था वो मैं भूमिका आपको बना रहा था, जिससे कि आपका इस एक्ट को पढ़ने में मन लगे। अगर आपका इस एक्ट को पढ़ने में मन लगता है तभी आप इस एक्ट को अच्छे से इंटरेस्ट कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और जब इंजॉय करेंगे तब आप अपने एग्जामिनेशन में भी अच्छे से हासिल
हासिल कर सकते हैं मार्क्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम प्रीलिमिनरी की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने वर्ड व्यू में देखा था कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में प्रीलिमिनरी की बात की जा रही है, यहाँ पे सेक्शन नंबर फर्स्ट में क्या बात किया जा रहा है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की जाती है। सभी एक्ट में जैसे सीआरपीसी ले ले, सीपीसी ले ले, तो कॉन्स्टिट्यूशन ले ले, तो वहाँ पे किस चीज़ की बात की जाती है, सबसे पहले हमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात की जाती है, और सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज की बात की जाती है। सेम एज यूजुअल यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रही है। इस एक्ट का नाम क्या है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन 1994। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। इट कम इनटू फोर्स ऑन द सेंट्रल में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जो मैंने आपको बता दिया ये कब फोर्स में आया था, सेंट्रल के द्वारा जब नोटिफिकेशन दे दिया जाता है उसी के बाद से ये एक्ट लागू हो जाता है हमारे समाज में। बात करते हैं चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 2 की, जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस की बात की जाती है। अब इसमें कौन कौन सा डेफिनेशन क्लॉजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं सभी डेफिनेशन क्लॉजेस को हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेलिवेंट होता है। अब टू द पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा हमको चलना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ समझने वाला एक्सपेक्ट होगा वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ पे भागने वाला एक्सपेक्ट होगा वहाँ से मैं भागूंगा कि हाँ ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉजेस की बात की जाती है। अब डेफिनेशन क्लॉजेस में सबसे पहले मैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात करूंगा। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता क्या है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, किसको डिफाइन किया गया है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या है। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7। हम जब सेक्शन 17 हम जब देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसको कहा जा रहा है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में किसको रखा जाता है, कौन होता है जो कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो अथॉरिटी होता है जो कि रजिस्ट्रेशन करवाता होता है, उसके बाद से किसी भी प्रकार का वो आपको कमेटी में एडवाइस देता है, सर्टिफिकेट देता है, उसी को हम लोग एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है, कौन सा बोर्ड होता है। यहाँ पे देखिए दो प्रकार के बोर्ड की बात किया जा रहा है, एक सेंट्रल बोर्ड की बात की जा रही है और एक सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड की बात की जा रही है, जो कि सेक्शन नंबर 7 में यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। यहाँ पे सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की बात कर रहा है। 2B में हमारा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की बात की जा रही है। फिर हम बात करते हैं BA में। अब BA में क्या दिया है, यहाँ पे कॉन्सेप्चस दिया है। कॉन्सेप्टस का मतलब होता है गर्भ का उत्पाद करना, कि किस प्रकार से गर्भ का उत्पाद किया जाता है, मीन्स कि किस तरह से गर्भ में फर्टिलाइजेशन होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि व्हेन द फ्यूजेशन ऑफ बोथ द गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट देन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन द फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस इन द ओवम। मीन्स कि कहने का तात्पर्य ये है जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का कार्य होता है। तो यही कॉन्सेप्टस के बारे में दे रहा है कि गर्भ उत्पाद किस तरह से होता है, मीन्स कि गर्भ किस तरह से धारण किया जाता है। फिर बात करता है बी और बी में, मीन्स कि सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में क्या बात कर रहा है, एम्ब्रॉय की बात कर रहा है कि एम्ब्रॉय के अंतर्गत क्या आता है। तो एम्ब्रॉय में आपको 8 वीक्स का, यहाँ पे 8 वीक्स मीन्स कि 56 दिन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में हमको क्या रखना है, 8 वीक्स मीन्स कि फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स हमको यहाँ पे याद रखना है। बस यहीं पे यही इंपॉर्टेंट है कि 8 सप्ताह की बात कर रहा है एम्ब्रॉय में। एम्ब्रॉय में किस तरह से वो 8 सप्ताह रहेगा उसकी बात कर रहा है। फिर उसके बाद से फीटस की बात कर रहा है। फोटस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 57 डे के बाद क्या होता है, महिला के अंदर किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा है। तो ये डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, हमारे पास ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, ये बी वाला, जिसमें बोर्ड की बात की जा रही है कि बोर्ड क्या होता है, सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड होता है और सेंट्रल बोर्ड होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो डी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकल क्लिनिक क्या होता है, जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर क्या होता है। जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर किसको कहते हैं, जैसे कोई भी हॉस्पिटल हो गया, कोई नर्सिंग होम हो गया, कोई भी जिसके नाम से हम लोग उसको जानते हैं, उसको जहाँ पे हम अपने मरीज को ले जाते हैं दिखाने के लिए, उसको जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर कहा जाता है। जैसे कि कोई भी IVF का केंद्र हो गया कि हाँ ये हमारी पत्नी है, इस प्रकार से ये प्रेग्नेंट हुई है, क्या इनका आप जाँच कर लीजिए कि कोई बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर हो उसका जाँच कर लीजिए आप। लेकिन वो डॉक्टर भी लिख के रखते हैं कि लिंग परीक्षण कराना बच्चे का आपराधिक दंडनीय है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जेनेटिक काउंसिल सेंटर क्या होता है। फिर जेनेटिक क्लिनिक क्या होता है,
जेनेटिक क्लिनिक के अंदर किसको किसको रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे क्वेश्चन में घुमा के पूछेगा कि जेनेटिक क्लिनिक के अंदर किसको किसको रखा है। पहले तो रखा है मीन्स कोई भी क्लिनिक हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी नर्सिंग हो सकता है, और एनी प्लेस वाट एवर नेम कार्ड विच इज़ यूज टू द कंडक्टिव प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ जो जेनेटिकल क्लिनिक होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज जेनेटिकल क्लिनिक इंक्लूड्स व्हीकल, इसमें व्हीकल भी आता है। अब आप देखेंगे कि गाड़ी पे ही क्या कर रहे हैं सब, ये अल्ट्रासाउंड वाले लेके घूम रहे हैं सब, जैसे कि मोबाइल एटीएम आ गया। इसी तरह अब व्हीकल वाला, अब बड़े बड़े शहरों में आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे घर पे ही आपकी सुविधा दी जाती है कि आपके घर पे ही फ़ोन कर दीजिए। अब वो क्या करेगा, वो व्हीकल पे ही है, व्हीकल पे मीन्स कि गाड़ी पे ही है, और गाड़ी ही ले करके आपके घर चला आएगा और आपका अल्ट्रासाउंड करके चला जाएगा। तो व्हीकल को भी इसमें शामिल किया गया। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको, जो अल्ट्रासाउंड देखिए यहाँ पे लिखा इंक्लूड ए व्हीकल वेयर अल्ट्रासाउंड मशीन और इमेजिनरी मशीन और स्कैनर और इक्विपमेंट केपेबल विद डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ फीटस और ए पोर्टेबल इक्विपमेंट। मीन्स कि कहा जा रहा है कि ये सारी इक्विपमेंट्स को वो व्हीकल पे भी रख करके ला सकते हैं, आपके घर भी जांच कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से भी वो पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर दंडवत कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद से देखिए अब जेनेटिक लेबोरेटरीज की बात की जा रही है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है गायनोकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सारी चीज़ों से संबंधित जो डॉक्टर होती है उसी को हम लोग गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं वो किसके पास जाती हैं, वो इसके पास जाती हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। गायनोकोलॉजिस्ट के पास क्या, जो गायनो डॉक्टर होती हैं उनके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वो गायनो और ऑब्स्टेट्रिक्स में वो महारत हासिल की हो तो वो गायनोकोलॉजिस्ट हो जाती हैं। उसके बाद से 2G में मेडिकल जेनेटिक्स की बात की जा रही है। इसमें कितना आपको बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। जो मेडिकल जेनेटिक्स हैं उनको 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से पेडियाट्रिशियंस की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो बाल शिशु, जो बाल विशेषज्ञ, जो बच्चों के जो विशेषज्ञ होते हैं वो डॉक्टर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इनकी भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिग्री की आवश्यकता यहाँ पे नहीं बताई जा रही है। फिर यहाँ पे दे रहे हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर मीन्स ऑल गायनोकोलॉजिस्ट आर ऑब्स्ट्रक्ट फॉर द मेडिकल प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। मीन्स कि यहाँ पे दे रहा है कि किस प्रकार से वो किया जाएगा, कि गायनोकोलॉजिकल का भी वहाँ पे रिकमेंडेशन रहता है कि किस प्रकार से आप जाएंगे, आप जांच करा लेंगे, वो सारी चीज़ों की। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, यम वाला 2 का यम क्लॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बारे में दिया गया है। अगर रजिस्टर्ड, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हम लोग अधिवक्ता हैं, आप लोग खुद ही जान रहे हैं कि हम लोगों को जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद से हमें AIBE में भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे करके उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसी तरह से सेम डॉक्टरों का भी रजिस्ट्रेशन होता है। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज पोसेस द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में, इनको अपने काउंसिल में इनको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये डॉक्टर जो भी होते हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होने चाहिए, बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब यहाँ पे दे लिया है सोनोलॉजिस्टिक इमेजिंग स्पेशलिस्ट, कि मतलब जो सोनोलॉजिस्ट करते हैं, जो सोनोग्राफी करते हैं, वो उसके बारे में दिया है कि अगर वो भी हैं तो वो भी 10वीं पास नहीं होना चाहिए, 12वीं पास नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास नहीं होना चाहिए, वो भी मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो ये काम कर सकता है। इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकता है। मीन्स कि यहाँ पे उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है। फिर बात करते हैं स्टेट बोर्ड क्या होता है और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है। स्टेट बोर्ड में कि स्टेट बोर्ड क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसमें यूनियन टेरिटोरीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। दोस्तों मैं यहाँ पे आपका 1 मिनट का भी टाइम बर्बाद नहीं करने दूंगा। देखिए चैप्टर नंबर 2 में क्या बात करा, यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसिल। यहाँ पे रेगुलेशन किस चीज़ का हो रहा है, जेनेटिक काउंसिल का होता है। फिर जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का हो रहा है, फिर जेनेटिक लेबोरेटरीज का हो रहा है, और फिर जेनेटिक क्लिनिक्स का होता है। ये 3 शब्द जो हैं, ये जो 3 वर्ड हैं, ये आपके इस पूरे एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शब्द बार बार घूम के आएंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार ये शब्द घूम के आएंगे। कौन कौन शब्द, जेनेटिकल काउंसिल सेंटर, फिर जेनेटिकल लेबोरेटरीज, और उसके बाद से जेनेटिकल क्लिनिक। इन्हीं तीनों वर्ड्स पे ये पूरा एक्ट बेस्ड है। तो ये बता रहा है जो जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर है इसी के बारे में बताया जा रहा है। नो जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिकल लेबोरेटरीज और जेनेटिकल क्लिनिक रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट शैल कंडक्ट टू द
एसोसिएटेड विथ हेल्प और कंडक्टिंग एक्टिविटी प्री नोटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। कोई भी ये होता है जेनेटिकल काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिकल लेबोरेटरीज और क्या करते हैं जेनेटिकल क्लिनिक्स, ये बिना रजिस्ट्रेशन के रन नहीं करेंगे। अगर इनको रन कराना है तो सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के इनका रन करना अनिवार्य नहीं है। अगर ये रन कर रहे हैं मीन्स कि चलाए जा रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के, तो इनके ऊपर दंड लगाया जा सकता है। वो दंड कौन लगाएगा? वो जो अथॉरिटी बनी है वो अथॉरिटी इनके ऊपर क्या करेगी? वो पेनाल्टी इम्पोज करेगी। बात करते हैं इसी के सबसेक्शन 2 में, इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, पढ़ करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अब आपको मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसी एनालिसिस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, तो ये एक्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए जो सब सेक्शन 2 में बताया जा रहा है, नो जेनेटिक काउंसिल, यहाँ पे जो जेनेटिक काउंसिल है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी लेबोरेटरी हो गया, कोई भी क्लिनिक हो गया, ये क्या रखेंगे? ये जो भी इम्प्लॉय रखेंगे, कोई भी लेबोरेटरी हो गया, कोई भी क्लिनिक हो गया, ये जो इम्प्लॉय रखेंगे वो कैसा रखेंगे? 10वीं पास नहीं रखेंगे, वो क्वालिफाइड इम्प्लॉयड रखेंगे। ऐसा नहीं कि 10वीं और 12वीं पास को हम लोग सोनोग्राफी करने के लिए भेज दिए। इस प्रकार का अगर रखा जाता है, पहले ही ने आपने देख लिया है कि जो भी सोनोग्राफी करेगा, चाहे जो भी करेगा, वो क्या होगा? वो मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1956 के एक्ट में क्या होगा? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सेक्शन सब क्लास 2 हमारा सेक्शन 3 का सब क्लास 2 यही बात कर रहा है। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं, थर्ड में क्या कहता है? थर्ड में कहता है नो मेडिकल जेनेटिक्स। जो मेडिकल जेनेटिक्स हैं, जैसे गायनोलॉजिस्ट हो गए और उसके बाद से जो पेडियाट्रिशियंस हो गए, जो बच्चों के डॉक्टर हो गए, वो भी क्या होंगे? वो भी रजिस्टर्ड होंगे। डॉक्टर भी बाउंड होते हैं कि रजिस्ट्रेशन पीएनडीटी में, जैसे कि पीएनडीटी का जो भी होता है उसका रजिस्ट्रेशन करा के ही वो काम कर सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के वो काम नहीं कर सकते हैं। जो जैसे कि जो भी डॉक्टर होते हैं वो बाउंड होते हैं किस चीज़ के लिए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। बिना रजिस्ट्रेशन कराने ये सारे टेक्निक्स वो नहीं अपना सकते हैं और इन सभी चीज़ों का वो जांच भी नहीं कर सकते हैं। यही इसमें बताया गया है। अब उसके बाद में बारे में बताया गया सेक्शन नंबर 3A यहाँ पे बताया गया। 3A में क्या दिया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। यहाँ पे मना किया गया है, निषेध किया गया है कि आप सेक्स का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यही बात बताया गया है कि आप सेक्स का सिलेक्शन नहीं करेंगे। जो 3A बताया गया इसमें सेक्स का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ पे 3B बताया जा रहा है, 3B में बताया जा रहा है प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। मैंने आपको पहले ही वो फोटो दिखाया था, उसमें लिखा था कि प्रोहिबिशन है, मना है। आप सबको अल्ट्रासाउंड का मशीन छोला जैसे, चाट जैसे, फुल्की जैसे नहीं बेच देंगे। आप सिर्फ उसी को ये मशीन बेचेंगे जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो कि मेडिकल एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, उन्हीं को आप ये मशीन बेचेंगे। अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आप उसको ये मशीन नहीं बेचेंगे। 3B में यही बातें बताई जा रही हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे, रेगुलेशन फॉर प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से उसका रेगुलेशन किया जाएगा, किस प्रकार से उसको रेगुलेट किया जाएगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, मीन्स कि जो सेक्स सिलेक्शन का जो काम चल रहा था बड़े पैमाने पे पहले के समय 1994 से पहले और 1900 जब कानून आने से पहले, उसको किस तरह से आप रेगुलेट करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। नो प्लेस इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड जेनेटिक काउंसिल। मैंने आपको बताया था 3 वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक काउंसिल, जेनेटिक लेबोरेटरीज और जेनेटिक क्लिनिक। ये 3 वर्ड ही आपके लिए हैं जो कि ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे जो क्लास 2 दिया है और क्लास 3 दिया है, जो क्लास 2 दिया है और क्लास 3 दिया है, ये क्या कर रहा है? इन्हीं का पीएनडीटी टेस्ट नहीं होगा। मीन्स कि जो सेक्शन नंबर क्लास 2 में बताया गया था, जो डेफिनेशन क्लॉज हम लोग पढ़ रहे थे, और क्लास 3 में बताया जा रहा है, इनका पीएनडीटी टेस्ट नहीं कराया जाएगा। मीन्स कि उस सेक्शन को हम पढ़ेंगे और सेक्शन के पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इन लोगों का मीन्स कि जो सेक्स का सिलेक्शन हो रहा था, जो बताया जा रहा था, वो सेक्स का सिलेक्शन हम लोग नहीं कराएंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों का टेस्ट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ इस एक्ट में बताया गया। सेक्स का सिलेक्शन का आप जांच नहीं करा सकते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों का आप जांच करवा सकते हैं। अब किस प्रकार से टेस्ट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में अलाउड किया गया। अब देखिए पहला, क्रोमोजोमल, जो क्रोमोजोम्स से एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न हो रही थी, जो मैंने पहले ही आपको बताया था, जैसे कि पिता का गुणसूत्र मिलता है, माता का गुणसूत्र मिलता है, गुणसूत्र मिलने से ही क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है। तो वो इस प्रकार का अगर कोई डिजीज़ है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है फादर में या मदर में, इस प्रकार का आप जांच करा सकते हैं। जेनेटिकल जो मोटाबॉलिक डिजीजेस हैं, जैसे कि जेनेटिक्स से किसी का जो बीमारी चला आ रहा है, अगर वो बीमारी है, अगर लगता है आपको कि नहीं वो बीमारी बच्चे के अंदर चलाएगा, तो उसकी आप जाँच करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करा सकते हैं। फिर सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज़ है, तो इसकी आप परीक्षण करा सकते हैं। फिर कॉग्निटल
एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो इसका भी आप परीक्षण करवा सकते हैं। और उसके बाद से एंड अदर एबनॉर्मेलिटीज़, और कोई भी अगर अदर एबनॉर्मेलिटीज़ लग रहा है तो आप इन सभी चीज़ों का परीक्षण करा सकते हैं। लेकिन 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 सेक्स का परीक्षण आप नहीं करवा सकते हैं, बच्चे के सेक्स का परीक्षण आप नहीं करवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का परीक्षण आप गुड फेथ में, मंस की एक अच्छे आशय से आप इसका परीक्षण करवा सकते हैं, लेकिन सेक्स का सिलेक्शन नहीं करवा सकते। ये एक्ट बस यही बात कर रहा है, आप सब चीज़ करा सकते हैं लेकिन सेक्स का बस परीक्षण नहीं करा सकते हैं। अगर सेक्स का आप परीक्षण कराएंगे उसके लिए आपको तगड़े से पनिशमेंट दिया जाएगा। अभी उस पनिशमेंट के बारे में भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कौन सा पनिशमेंट आपको इम्पोज किया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सेक्शन नंबर इसका सब क्लॉज 3 बता रहा है, नो प्रीमेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक शैल बी यूज्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ अनलेस द पर्सन टू सेटिस्फाई फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन। अगर ये सभी चीज़ें आपको परीक्षण कराना है तो इसका क्या होगा, आपको रिटन में, आपको लिखित में ही वो कराना पड़ेगा। सारी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड बनने के बाद क्या होगा, आपका सिग्नेचर होगा। किसका? जो प्रेग्नेंट महिला होगी उस प्रेग्नेंट महिला का वहाँ पे सिग्नेचर कराया जाएगा, तभी ये परीक्षण भी कराया जाएगा। क्योंकि उस परीक्षण में वो अंदरूनी जाँच किया जाता है और उसमें मशीन लगा करके, कहीं हाथ लगा करके, अब किस प्रकार से वो जाँच करते हैं वो डॉक्टरी का विषय है, ये हमारा और आपका विषय नहीं। मीन्स कि वहाँ पे आपको ये है कि वहाँ पे आपका कंसेंट लेना अनिवार्य होता है, वो भी रिटेन कंसेंट अनिवार्य होता है, ओरल कंसेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिटेन वर्ड भी लिखा है, रिटेन दैट द फॉलोइंग कंडीशंस। अब किस किस फॉलोइंग कंडीशन में किया जा रहा है? फर्स्ट यहाँ पे देखिए, द एज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इज एबो 35 ईयर ओल्ड। अगर वो जो प्रेग्नेंट महिला है वो 35 साल से ऊपर है तब द प्रेग्नेंट वुमेन वाज हैज़ अंडरगोन टू द 2 और मोर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस और फीटर्स लॉस। मीन्स कि कोई ऐसी महिला है जिसका लगातार 2 बार अपने आप ही गर्भपात हो गया है, वो महिला इस प्रकार का जांच करवा सकती है, उसके लिए ये छूट है। उसके बाद से दिया है, जैसे कि अपने से कई बार होता है कि लोगों को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बाद में पता चलता है कि अरे तो ये तो प्रेग्नेंट नहीं है, इसका गर्भपात अपने से ही हो गया। वो महिला क्या कर सकती है? इस प्रकार के जाँच करवा सकती है। कब करवा सकती है? वो रिटेन में अपना कंसेंट देने के बाद ही जांच करवा सकती है। उसके बाद से द प्रेग्नेंट वुमेन और हर स्पाउस और फैमिली हिस्ट्री इज़ द मेंटल रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज़। अगर लगता है कि इसके परिवार में, जिससे मेरी शादी हुई, जो मेरा हस्बैंड है, इसके परिवार में किसी के पास जो दिमाग की दिक्कत होती है, मीन्स दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का क्या किया जा सकता है? जैसे मानसिक या शारीरिक डिजीज़ को लेकर यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए हमें छूट दिया गया है इस एक्ट में। ऐसा नहीं कि ये एक्ट गुड फेथ में भी हमको बाइंडिंग कर दिया गया है, ये सभी चीज़ों के लिए हमें छूट दिया गया है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे जो हमारे लिए उपखंड दिया है, जो प्रोवाइडेड दिया, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कंडक्टिंग अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ऑन अ प्रेग्नेंट वुमेन शैल केप्ट द रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पे खेला खेल दिया, जिसका भी आप लोग सोनोग्राफी कर रहे हैं, जिसका भी आप लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे? आप 2 साल के लिए संभाल के रखेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? डॉक्टर अंकल की जिम्मेदारी होगी कि डॉक्टर साहब, चाहे जो सोनोग्राफी कर रहा है, चाहे जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप 2 साल के लिए संभाल के रखेंगे। अगर 2 साल के लिए नहीं संभाल के रखते हैं तो आपके ऊपर क्या लगेगा? पनिशमेंट लगाया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी गलती है जो डाटा कलेक्ट करता है, चाहे मीन्स की ऑफिस बॉय की गलती है, ऑफिस बॉय की गलती से यहाँ पे क्या हो गया? डॉक्यूमेंट गायब हो गया। इस प्रकार की कोई गलती नहीं चलेगी। अगर आपने इस प्रकार का काम किया है, पहले कंसेंट लेके महिला के साथ किया, तो उस रिकॉर्ड को 2 साल के लिए आपको कंप्लीट संभाल के रखना पड़ेगा। अगर कोई मामला कोर्ट में चला गया है तो उस चीज़ को तब तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा जब तक कि मामला फैसला, जब तक कि उस फैसले का मामले का फैसला कोर्ट नहीं सुना देती, तब तक इस रिकॉर्ड को आपको रखना पड़ेगा। यही बातें इसमें बताई जा रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं जा रहा है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन नंबर 5 में बताया जाए रिटन कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ फॉर कम्युनिकेटिंग द सेक्स ऑफ फीटस। अब रिटन कंसेंट लिया जाएगा कि क्या रिटन कंसेंट में कि महिला अब क्या बताना चाहती है, किस प्रकार बताना चाहती है, जो भी लैंग्वेज होगा। ये नहीं कि अब उसको अंग्रेजी में लिख करके दे दिए, अब आप इस पर सिग्नेचर कर दो, अब उस महिला बेचारी पढ़ ही नहीं पा रही है कि हाँ इसमें लिखा क्या है, क्या ये कहना क्या चाहता है, क्या हमसे किस प्रकार का ये हमसे सहमति लेना चाहता है, पेपर पे लिखवा करके। तो जो क्लॉज बी में बताया जा रहा है कि जो भी महिला जो लैंग्वेज जानती हो उसी लैंग्वेज में उसका क्या किया जाएगा? लिख करके उसका कंसेंट लिया जाएगा।
जब तक वो पढ़ेगी नहीं, जब तक वो जानेगी नहीं, जब तक वो समझेगी नहीं, तब तक अपना कंसेंट देगी नहीं। अगर जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी महिला है तो वो पढ़ेगी, पढ़ने के बाद ही अपना उसको अगर सहमत होती है तो वो अपना कंसेंट देती है। सेक्शन नंबर 5 में यही बात बताई जाए, रिटन कंसेंट के बारे में बताया जा रहा है कि जिस भी महिला का ये सारी चीज़ों कराना है, मीन्स की प्री नेटल कराना है, उसके क्रोमोजोम्स ऑर्डर को देख करके, डिसेंटल ऑर्डर को देख करके वो क्या करेगी, वो रिटन कंसेंट देगी और वो भी रिटन उसी के लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज समझ सकती है उसी के लैंग्वेज में दिया जाएगा, तभी उसका ये होगा, वरना नहीं होगा। बात इसके सेक्शन क्लॉज 2 की बात करते हैं। यहाँ पे दिया अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। यहाँ पे ये पता करने के लिए किया जाता है, देखा जाता है कि क्या बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। अगर बच्चा नहीं स्वस्थ होता है तो उसके बारे में डॉक्टर को पहले से पता हो जाता है और डॉक्टर क्या करते हैं, उसके लिए बच्चे को पहले से दवा देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चा स्वस्थता को प्राप्त कर ले, मीन्स कि जन्म लेने से पहले ही बच्चा स्वस्थता को प्राप्त कर ले। यही बात इसमें बताई जा रही है। अब सेक्शन नंबर 6 की देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स प्रोहिबिशन। यहाँ पे डिटर्मिनेशन किया गया है, रोक लगा दिया गया है। किस प्रकार का रोक लगा दिया गया कि आप सेक्स सिलेक्शन का चयन नहीं कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लिंग अवधारण का प्रतिषेध है। यहाँ पे आप जांच नहीं कर सकते हैं कि बच्चा है कि बच्ची है, इस प्रकार का आप नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 6 में बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। दोस्तों अब जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको बिल्कुल मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही हमको पढ़ना है जितना हमारे एग्जामिनेशन में आने वाला है। अगर हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है तो हम बाद में फिर कभी बैठ के लाइव आकर के हम लोग ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉज और एक एक डेफिनेशन को इसको हम लोग देख सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड की बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 7 में ही वहाँ पे बताया जा रहा था कि हम सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड होगा। हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये 2B में हम लोगों ने, जब हम लोग डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे तो डेफिनेशन क्लॉज के 2B में ही हम लोग पढ़े थे कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। अब इसमें कौन मेंबर होगा, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, फैमिली का, कहाँ का, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 8 भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात की जा रही है कि यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस का मेंबर कौन होगा। तो ये इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा है कि क्या एक ऑफिस का जो मेंबर होगा उसका क्या टेन्योर होगा, वो उतना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन नंबर 9 में मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड मेंबर्स का जो होगा वो मीटिंग कब कब होगा, कितने समय के बाद होगा, उसका कौन चेयरमैन होगा, कौन वाइस चेयरमैन होगा, और उसके बाद में इसके लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सेक्शन नंबर 20 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इस एक्ट का अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ कहा जाएगा तो वो चैप्टर नंबर हमारा 7 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात की जा रही है कि जो आपने ऑफेंस गुरु किया है डॉक्टर साहब और उस महिला के हस्बैंड, क्या आपको उसके लिए कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर नंबर 7 हमको बताता है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ के बारे में कि कौन सा ऑफेंस के लिए आप लाइबल होंगे और कौन सी पेनाल्टी आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे क्या लिया गया, प्रोहिबिशन लगाया गया है, रोक लगाया गया रिलेटिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम PCPNDT करते हैं, मीन्स कि हम सेक्स का सिलेक्शन करके हम आपको बताते हैं। अगर इस प्रकार का कोई डॉक्टर कह रहा है या कर रहा है तो उसके ऊपर ये अच्छी सी पेनाल्टी उसके ऊपर इम्पोज की जाएगी। अब कौन कौन सी पेनाल्टी है, उन सभी पेनाल्टीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जा रहा है सेक्शन नंबर 23 ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात कर रहा है कि कौन से ऑफेंस हैं और कौन सी पेनाल्टीज़ हैं। इसी पेनाल्टीज़ के बारे में सेक्शन नंबर 22 में तो सिर्फ बता दिया है कि आप किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे कि हाँ हम PCPNDT का वर्क करते हैं, इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 23। अब 23 में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात कर रहा है कि अगर आप ऑफेंस कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की पेनल्टी मिलेगी। यहाँ पे पेनल्टी किसको किसको मिलेगी, यहाँ पे डॉक्टर साहब को मिलेगी, जो अस्पताल का ऑनर है उसको मिलेगा, जो एम्प्लॉयर है उसको मिलेगा। इन तीनों के बारे में इस सेक्शन नंबर 23 में बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर कह देगा कि नहीं ऑनर के द्वारा कहा गया था, ये अस्पताल के मालिक के द्वारा किया गया था, चाहे एम्प्लॉयर ये नहीं कह देगा कि नहीं डॉक्टर साहब ने इस प्रकार से करने के लिए कहा था तो मैंने किया था। नहीं, इस प्रकार का आप नहीं कर सकते। इसमें तीनों लोग लाइबल होंगे। जैसे देख लीजिए, एनी मेडिकल जेनेटिक्स गायनोकोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड इन द मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द पर्सन हु हैज जेनेटिकल काउंसिल सेंटर जेनेटिकल लैबोरेटरीज जेनेटिकल क्लिनिक एम्प्लॉयड इन सच क्लिनिक लैबोरेटरीज क्लिनिक रेंडर्स हिज प्रोफेशन टेक्निक सर्विस और at such centers laboratories or clinic where on honorary
ऑनररी बेसिस ऑन वेदर द कॉन्ट्रावेंशन, मीन्स कि यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर वो इस प्रकार का कर रहे हैं तो इसके लिए उनको क्या दिया जाएगा, 50,000 रुपीज़ का उनके ऊपर क्या किया जाएगा, पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा। अगर इस प्रकार का वो काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर 50,000 रुपये का पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। अब इसका सब क्लॉज 2 देख लीजिए। सब क्लॉज 2 में क्या बता रहा है, द नेम ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी रिपोर्टेड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल। अगर इस प्रकार का किसी को पाया जाता है कि इस प्रकार के कार्य में वो संलिप्त है तो उसको क्या किया जाता है, उसको स्टेट मेडिकल अथॉरिटी के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट मेडिकल अथॉरिटी में उनको रिपोर्ट किया जाता है कि हाँ साहब ये इस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, आप इनका रजिस्ट्रेशन क्या करिए, कैंसिल करिए। कितने दिन के लिए करिए, कब तक के करिए लिए, वो सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ धीरे धीरे। देखिए जैसे यहाँ पे 5 ईयर के लिए अगर पहली बार वो पकड़ाते हैं तो उनका 5 ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। अगर वो दूसरी बार पकड़ाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक, ये बात सब क्लॉज 2 में बताई गई। सब क्लॉज 3 में देखिए, एनी पर्सन हु सीक एड टू द जेनेटिक काउंसिल सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी सेंटर्स। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे पनिशमेंट, बड़ा तगड़ा पनिशमेंट इंपोज किया गया है। जो यहाँ के सब क्लॉज 3 है, सब क्लॉज 3 के लिए यहाँ पे 23 सब क्लॉज 3 के लिए यहाँ पे पनिशमेंट क्या है, अगर आप पहली बार पकड़ाते हैं ये सब काम में, अगर आप संलिप्त हैं, अगर पहली बार पकड़ाते हैं तो जब फर्स्ट टाइम पकड़ाएंगे तो उसमें मैक्सिमम आपको 3 साल की सज़ा मिलेगी और 50,000 रुपये का फाइन इंपोज किया जाएगा। पहली बार आप पकड़ाते हैं इस प्रकार का काम करते हुए तो आपको 3 साल का मैक्सिमम कारावास मिलेगा और 50,000 रुपया मिलेगा। अगर आप दूसरी बार इस काम में पकड़ाते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 साल की सज़ा मिलेगी। यहाँ पे 5 साल की सज़ा मिलेगी और आपके ऊपर मैक्सिमम जो पेनल्टी लगाया जाएगा वो 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया जाएगा। ये जो चीज़ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है सेक्शन नंबर 23 के सब क्लॉज 3 में। और बात करते हैं यहीं पे सेक्शन नंबर जो यहाँ पे हम लोग 23 पढ़े हैं इसके सब क्लॉज फर्स्ट की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 23 का ये जो सेक्शन नंबर 23 है जो इसका फर्स्ट क्लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पनिशमेंट के बारे में हम आपको यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं। देखिए इसका जब पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन नंबर 23 सब क्लॉज फर्स्ट का, जो इसमें फर्स्ट कन्विक्शन होगा। अगर पहली बार आप कोई अपराध कर रहे हैं इस प्रकार का, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, किसी का पीसीपीएनडीटी कर रहे हैं, किसी का लिंग चयन का परीक्षण कर रहे हैं, तो पहली बार में आपको 3 साल की सजा मिलेगी और 10,000 रुपये का फाइन मिलेगा। अगर आप दूसरी बार करते हैं तो यहाँ पे 5 साल की सजा और 50,000 रुपये का फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। ये सेक्शन नंबर 23 आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको ये चीज़ें समझनी होगी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए समस्या का घर बन जाएगा कि हाँ किस प्रकार का पेनाल्टी इंपोज किया जा रहा है, और यही पेनाल्टी और यही जो अमाउंट है वही हमसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जो हमारा प्री का एग्जामिनेशन होना है, जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें पूछी जाएगी कि हाँ जो फर्स्ट बार कर रहा है तो कितना पेनाल्टी दिया जाएगा, कितना उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा, जो सेकंड बार कर रहा है उसके ऊपर कितना दिया जाएगा, यही चीज़ पूछा जाएगा, इससे दूसरा चीज़ नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 की। यहाँ पे प्रिजम्पशन इन द केस ऑफ कंडक्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि जो प्रिजम्पशन यही अवधारणा लेकर के यही चला जाएगा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो अवधारणा होता है यहाँ पे यही लेकर चला जाएगा कि जो टेस्ट कराया जा रहा है वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, ये हस्बैंड के द्वारा टेस्ट कराया जा रहा है, ये किसी और के द्वारा नहीं, ये हस्बैंड के द्वारा ओरिजिनली जाँच कराया जा रहा है। भले से ये सास करा रही है, सास की इच्छा है, लेकिन यहाँ पे सास को कम तवज्जो दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर दिया जाएगा तवज्जो तो वो हस्बैंड को दिया जाएगा कि इसके लिए जो फर्स्ट लाइबल पर्सन होगा वो हस्बैंड होगा, हस्बैंड के द्वारा ये कराया जा रहा है। सेक्शन नंबर 25 में आप देखिए यहाँ पे दिया है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रूल्स विच नो स्पेसिफाइड पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड। यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर 25 का पनिशमेंट क्या बता रहा है, आपको ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 25 का पनिशमेंट क्या बता रहा है। जो सेक्शन नंबर 25 का पनिशमेंट है, अगर इसमें कोई पकड़ाता है तो मैक्सिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 1,000 रुपये और बोथ दोनों का फाइन दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर सब्सिक्वेंटली वो पकड़ाता है, मीन्स कि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो वो मैक्सिमम उसके ऊपर 500 रुपये का एवरी डे, मीन्स कि प्रत्येक दिन उसके ऊपर 500 रुपये का चार्ज इंपोज किया जाएगा और वो एडिशनल फाइन के रूप में उससे क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। जितने दिन में उसका मामला समाप्त नहीं हो जा रहा तब तक उसके डेली के वेजेस के ऊपर उससे 500 रुपये का उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ें लिखा है, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा है, कोई मैं अपने मन से बात नहीं बता रहा हूँ। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 26 देखिए, ऑफेंसेस बाई कंपनी। अब कौन कौन से ऑफेंसेस कंपनी के द्वारा किया जा सकता है।
और कंपनी के द्वारा ऑफेंसेस कर दिया जा रहा है, तो अब कौन लाइबल होगा यहाँ पे? कंपनी लाइबल होगी। हाँ, कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो लाइबल होगा, कंपनी का जो डायरेक्टर होगा वो लाइबल होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो लाइबल होगा, उन सभी को इसमें लाइबल किया जाएगा। वही सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं ऑफेंसेस बाई कंपनी में। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 27 के बारे में। सेक्शन नंबर 27 करता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल है। यहाँ पे तीनों चीज़ों की बात कर दिया गया सेक्शन नंबर 27 में कि जो आप एक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार का अगर आप एक्ट कर रहे हैं, किसी के बच्चे का लिंग जांच कर रहे हैं, तो आप कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं। और दूसरी बात नॉन बेलेबल कर रहे हैं, और तीसरी बात उसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कर रहे हैं। ये किसी प्रकार का कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 27 ये बात कह रहा है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की, कॉग्निजेंसेस ऑफ ऑफेंसेस की बात कर रहा है। यहाँ पे कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? कोई कोर्ट नहीं, नो कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट सुमोटो नहीं लेगा, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तब तक नहीं लेगा जब तक कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पर के जो इससे रिलेटेड जिसको ये लाइबिलिटी दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन करता है, जो सर्टिफिकेट इशू करता है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। जब तक वो कोर्ट को अप्रोच नहीं करता है तब तक कोर्ट इसमें क्या करता है? कोई कॉग्निजेंस डायरेक्ट नहीं लेता है। यहाँ पे डायरेक्ट कोर्ट का इन्वॉल्वेशन नहीं होता, डायरेक्ट कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये, जब तक कि कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो नहीं कंसर्न करेगी कोर्ट से, तब तक कोर्ट यहाँ पे अपने से संज्ञान नहीं लेने वाला है। यही बातें इसमें बताई गई थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है इसके बी वाले में, देखिए, अ पर्सन हु हैज़ गिव नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 15 डेज, कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द एलेज्ड ऑफेंसेज ऑफ द इंटेंशन टू मेक कंप्लेंट टू द कोर्ट। आपको 15 दिन पहले उनको ये नोटिस भेजना पड़ेगा, किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा। 15 दिन पहले उस अस्पताल को, चाहे उस डॉक्टर को नोटिस भेजना पड़ेगा कि हाँ, हम आपके लिए इस प्रकार का कोर्ट में हम केस करने जा रहे हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ द क्लॉज पर्सन इंक्लूडिंग इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दिए, वो छोड़िए, यहाँ पे ये देखिए इसका क्लॉज 2, नो कोर्ट अदर देन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो भी इस मामले को देखेगा, जैसे मैटर कोर्ट में जाता है तो कौन देखेगा इस मामले को? जेएमएफसी देखेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखेंगे, और या तो मेट्रोपॉलिटन एरिया का है तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा ये ऑफेंस देखा जाएगा, और किसी के द्वारा ये ऑफेंस नहीं जांच किया जाएगा। यही इसमें बताया जा रहा था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में मिसलिनियस की बात की जा रही है कि मिसलिनियस क्या होता है। यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बात की जा रही थी। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में मैंने बताया है ना कि अगर आप किसी भी महिला का जांच कर रहे हैं, किसी भी प्रेग्नेंट महिला का जांच कर रहे हैं, तो अगर आपने उससे रिटन कंसेंट लिया, तो जो रिटन कंसेंट आपने डॉक्यूमेंट लिया है, चाहे जो भी डॉक्यूमेंट आप उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? आप रिकॉर्ड रखेंगे। ये माना जा रहा है कि आप उसका रिकॉर्ड रखते हैं कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यही बात इसमें बताई गई, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। अगर वो मामला कोर्ट में चला जाए, यहाँ प्रोवाइडेड करके दिया गया है, अगर वो मामला कोर्ट में चल रहा है तो तब तक आप रखेंगे जिस दिन से वो कोर्ट में मामला गया है, और जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, मीन्स की फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक आप उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे? संभाल करके रखेंगे। इसमें ये नहीं कहेंगे कि वो रिकॉर्ड हमसे गायब हो गया, वो क्लर्कियल मिस्टेक था। इस प्रकार का कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। कोर्ट का ये निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 के, पावर टू सर्च एंड सीज रिकॉर्ड। अगर इस प्रकार का कोई चीज़ पाया जाता है, जैसे कि जाँच करने वाला मशीन आपके पास पाया जाता है, किस चीज़ का? लिंग परीक्षण का जाँच करने वाला अगर कोई मशीन किसी भी अस्पताल में पाया जाता है, किसी भी गायनोलॉजिस्ट के यहाँ पाया जाता है, या फिर किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर में पाया जा रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको सर्च किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, और उसका रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे, और वो उसको किस प्रकार का पावर दिया जा रहा है? जो सर्च करेगा, जो सीज करेगा, उसको जैसे सीआरपीसी में सर्च एंड सीजर का प्रोसेस दिया गया, सेम उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक, यही बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे सर्च और सील की बात की जा रही है कि उसके द्वारा सर्च भी किया जाएगा और सील भी किया जाएगा। इसके सब सेक्शन 2 में बता दिया कि जैसे सीआरपीसी अप्लाई होता है, सेम ऐसे ही इसमें अप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 30 में आप देख लिए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 की, जिसमें सेक्शन नंबर 31 में बताया है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई भी एक्शन आप लेंगे वो गुड फेथ में लिया जाएगा। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई भी सूट, कोई भी ऑफेंस स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये बातें इसमें बताई गई। सेक्शन नंबर
31A में क्या बताया, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। अगर कोई भी डिफिकल्टीज उत्पन्न हो जाती है तो उस डिफिकल्टीज को कौन हटाएगा, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो उस दिक्कत को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजॉल्व कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगी स्टेट अपने में झगड़ जाएगा। सेक्शन नंबर 32 की बात करते हैं, पावर टू मेक रूल। रूल्स बनाने का अधिकार किसको है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार है, यही इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद से बताया जा रहा है किस प्रकार से रूल बनेगा, क्या क्या रूल बनेगा। उसके बाद से सेक्शन नंबर 33 में देखिए, पावर टू मेक रेगुलेशंस है। रेगुलेशंस कौन बना सकता है, रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा और रेगुलेशन कौन बनाएगा। देखिए रेगुलेशन, जब हम लोग 2B पढ़ रहे थे तो उस समय हमको मिला था कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो यहाँ पे सुपरवाइजरी जो बोर्ड होगा वही बोर्ड यहाँ पे रेगुलेशन बनाएगा। रूल कौन बनाएगा, रूल हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, सुपरवाइजरी बोर्ड बनाएगा। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में फंसाने का आपको कार्य किया जाएगा। ठीक, उसके बाद से सेक्शन नंबर 34 में, रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। कोई भी रूल होगा, कोई भी रेगुलेशंस होगा, वो कहाँ जाएगा, पार्लियामेंट से किस तरह से होता है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, जब हम लोग ये लॉ पढ़ते हैं तो रूल और रेगुलेशंस बनता किस तरह है। कोई भी बिल होता है उसको हम लोग कहाँ पेश करते हैं, या तो हम लोग लोकसभा में पेश करते हैं या तो राज्यसभा में पेश करते हैं। दोनों में बिल क्या होता है, 30 दिन के लिए रखा जाता है, 30 दिन उस पर बहस होती है, देखा जाता है कि हाँ ये पास करने लायक है कि नहीं पास करने लायक। अगर नहीं पास करने वाले हैं तो नहीं पास किया जाएगा, अगर पास कर दिया जाता है तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो मॉडिफिकेशन कराने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक्ट को पास करके प्रेसिडेंट साहब का साइन करा करके और उसको एक्ट को लागू कर दिया जाता है। बस यही चीज़ था दोस्तों। ये जो मैंने आपके सामने ये जो PCPNDT एक्ट लिया है, इसका मेरा कोई वो मोटिव नहीं था कि किसी को हर्ट करें। अगर आप हमारे किसी भी बात से, किसी भी शब्द से अगर आप हर्ट हुए हो तो आप उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक्ट ऐसे बना ही है। अगर इस एक्ट को आप वैसे ना समझेंगे तो फिर आपके लिए समस्या बन जाएगा, आपको ये एक्ट समझ नहीं पाएंगे। और एक्ट को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम लॉ के विद्यार्थी हैं, हमें कानून के साथ चलना है, हम कानून को जानते रहेंगे तभी हम समाज में दूसरे लोगों को भी इसके बारे में अवगत कर सकते हैं कि हाँ आप इस तरह से नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर आप इस एक्ट को देख रहे हैं, अगर आप इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर साहब भी इस एक्ट को सुन रहे हैं तो वो भी इसके लिए बुरा न माने, क्योंकि ये जो एक्ट में लिखा गया है वही बातें मैंने इसमें आपको बताया है। जो भी बातें मैंने बताया है सारी बातें मैंने गुड फेथ में बताया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 52 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी बातें इसमें बताई है। दोस्तों आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, अगर आप लोग ये एक्ट पढ़ रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार का कंडक्ट में सम्मिलित है तो आप खुद भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, और उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी को करने से आप मना भी कर सकते हैं। इस एक्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार प्रसार करिए। वैसे डॉक्टर साहब लोग का भी कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के वो एक्ट में संलिप्त न रहें, जिससे कि उनकी जो प्रैक्टिशनर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो जो उनका रिकॉर्ड हो रहा है वो खराब नहीं होगा। अगर वो इस प्रकार का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्ट समझ में आ गया होगा। आपको यूपी PCS JM के एग्जामिनेशन में जो GS पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में पूछा जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हमको इस पॉइंट में इस क्लॉज के बारे में बता दीजिए। मैं उस क्लॉज को मैं वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूले। जैसे कि मैंने अभी मैंने आपको बताया है ना कि 3 एक्ट पहले मैंने ऑलरेडी ही करा दिया है। उस एक्ट को भी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उस एक्ट को भी हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।